चुगलखोर पड़ोसन। क्या कर रहे हो? छत पे जाके अखबार पढ़ूंगा। बस यही करो। तुम्हें पता भी है कि बहू क्या गुल खिला रही है? उसने नया फेसबुक अकाउंट बना लिया है। रोज 10 फोटो डालती है। हमारे परिवार की तो नाक कटवा देगी ये। और तुमको ये बात कैसे पता चली? अरे पड़ोसन ने बताया। उसकी बहू भी फेसबुक पर है ना, तो उसको पता चल गया। हाँ हाँ, जैसे तुम तो बहुत भोली हो। पड़ोसन रोज सास को उसकी बहू के नाम पर भड़काती थी। आज तो आपकी बहू कह रही थी मुझसे आके कि आप दिन भर खाती रहती है, खा खा के घटोत्कच हो गई है। क्या? उसने मुझे घटोत्कच बोला? अरे वो खुद ना कटी सुपर्णखा है। आप कह रही हो तो सही होगा, लेकिन आप उसको बताना मत कि मैं ये सारी खबरें आपको देती हूँ। शाम को जब बहू पड़ोसन के पास जाती है, आज तो तेरी सास तुझे सुपर्णखा कह रही थी, कल ताड़का भी कह देगी। पता नहीं इतनी अच्छी बहू मिली है, फिर भी वो तुझे राक्षसिनी क्यों समझती है? आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरी सास की हर बात मुझे बता देती हो, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि वो मेरी पीठ के पीछे इतनी बुरी बात करती है। चालाक पड़ोसन रोज ही दोनों सास बहू के सामने उन दोनों की ही बुराई करती और चुगली करके बातें बता देती, ताकि दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहे। आपने तो बस छत पे बैठ के अखबार पढ़ना है और चाय के घूंट पीना है। बहू की वजह से मुझे तो जहर के घूंट पीने पड़ रहे हैं। कल वो मुझे मोटी घटोत्कच बोल रही थी। तो तुम भी तो उसको नाक कटी सुपर्णखा बोल देती ना। हाँ हाँ, वही बोल दिया मैंने उसे। आप मुझे कितना समझते हो। बहुत अच्छे से। अब मुझे वो ये बात पड़ोसन ने बताई ना, वही तो है आपकी शुभ चिंतक। पर मैं इस बहू को ना सबक सिखा के ही रहूंगी। जरूर सिखाना चाहिए, पर आज तुम मेरे साथ शाम को छत पे बैठना, एक तरकीब बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कितना ध्यान रखते हो जी आप मेरा। मैं ना सब ध्यान रखता हूँ। शाम को जब सास और ससुर छत पर बैठे होते हैं कि यहाँ खड़ी हो जाओ, यहाँ से ना तुमको पता चल जाएगा कि बहू की अगली चाल क्या है। अच्छा, कैसे? सवाल मत पूछो, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। थोड़ी देर में ही छत पे बहू की आवाज आने लगती है। मेरी सास लायक ही नहीं है। मुझे पता होता तो सास बहू की भी कुंडली मिलवा लेती पहले ही। तेरी सास तो मुझे भी पसंद नहीं है। मेरे पास जब भी आती है तेरी बुराई करती रहती है। कभी सुपर्णखा कहती है, कभी हिडिंबा कह के कामचोर भी बोलती है। अरे कभी कभी तो चुगलखोर भी बोल देती है। काश आप जैसी होती मेरी सास। ऊपर छत पे पड़ोसन और बहू की आवाज सुन के सास के होश उड़ जाते हैं। समझी? जी समझी। सुबह तुम्हारे सामने ये बहू की बुराई करती है और शाम को बहू के सामने तुम्हारी। मतलब आप सिर्फ अखबार नहीं पढ़ते, सारी खबरें भी रखते हैं। अब तो इस पड़ोसन को भी सबक सिखाना पड़ेगा। शाम को सास बहू को जाके पड़ोसन की साजिश के बारे में बता देती है। हाँ, मुझे माफ कर दो माँ जी। तुम भी अपनी माँ जी को माफ कर दो, इन्होंने भी तो तुमको बहुत कुछ कहा है। अरे बस बस, अब ये सोचो कि पड़ोसन को सीधे कैसे करना है। अगले दिन सुबह पड़ोसन सास का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो देखती है कि वहां सास और बहू एक साथ आ जाते हैं। अरे अरे आज दोनों एक साथ। हाँ, सोचा कि बहू की पीठ पीछे बुराई करने से क्या फायदा, मुंह पे ही बोलती हूँ मैं। हाँ, मैंने भी सोचा आपको 2 बार मेहनत करनी पड़ती है, एक ही बार में काम खत्म कर लोगी। हैं? वो मैं आप लोगों को कैसे पता चला?
क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। पड़ोसन ऊपर देखती है, वहां ससुर खड़े होकर हंस रहे होते हैं। अ, मतलब आप हमारी बातें सुन लेते थे? हाँ, सुन लेता था और मजे भी लेता था। आपको तो शकुनी होना चाहिए। क्या चाल खेली है आपने, एकदम सास बहू के सीरियल जैसी। तो बताओ पड़ोसन जी, मेरी बहू ने आपसे अब मेरे बारे में क्या बोला? यही बोला कि सास बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है। अच्छा, और सास ने मेरी क्या बुराई की? नहीं ना की बुराई, हमेशा तारीफ करती है। भगवान सबको ऐसी सास दे। मेरी गलती है जो मैंने आप लोगों में आग लगाने की कोशिश की। पर छत पे लगा हुआ सीसीटीवी यानी कि शर्मा जी सब देख रहे थे। हाँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ क्या, आपको तो अब हम साफ ही कर देंगे अपने वालों की लिस्ट से। आज से आपकी और हमारी बात बंद, लेकिन बुराई जारी रहेगी। अब आपकी हरकत के बारे में पूरे मोहल्ले को बताना तो पड़ेगा ना आंटी जी। चालाक बीवी। श्याम और राधा रायगढ़ गांव में रहते हैं। वैसे तो उनके अपने घर में ही 2 वक्त का खाना पूरा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी श्याम हर रोज किसी न किसी नए मेहमान को दोपहर के खाने पर घर ले आता है। एक दिन राधा कहती है, ये क्या है जी, जब आपको पता है कि हमारे पास अपना पेट भरने तक का खाना पूरा नहीं होता, फिर क्यों रोज किसी न किसी नए मेहमान को घर लेकर आ जाते हो? ऐसे तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। मेहमानों को खिलाना पुण्य का काम होता है, इससे भगवान खुश होते हैं। तुम क्यों उसके बीच में आकर पाप की भागीदारी बन रही हो? दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना, समझी? इसी तरह राधा बहुत बार श्याम को समझाने की कोशिश करती है, पर वो हर बार एक ही बात बोलकर उसे चुप करा देता है। इन्हें समझाना तो बेकार है, मुझे ही कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे मेहमान अपने आप ही यहां आना बंद कर दे। राधा तरकीब सोचने में लग जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह श्याम बिना कुछ बताए जल्दी घर से निकल जाता है और राधा अपने काम में लग जाती है। कुछ घंटों बाद श्याम अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आता है। सुनो राधा, आज दोपहर के लिए 3 मेहमानों का खाना बनाकर रखना, और याद रखना उनकी खातिर में कोई कमी ना हो। श्याम की बात पर राधा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन दोस्त के साथ होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। घर में तो ठीक तरह से 2 लोगों के खाने लायक तक दाल चावल नहीं है और इन्हें मेहमान बुलाने हैं। बस अपना अपना बोलते हैं, दूसरे की तो कभी सुननी ही नहीं है। क्या करूं मैं? राधा क्या करूं क्या नहीं की उलझन में फंसी ही होती है कि उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, जिस पर वो श्याम और उसके दोस्त के घर से बाहर जाते ही रसोई में से सिलबट्टा निकाल कर लाती है। अब मुझे मेरे ये साथी ही इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। राधा सिलबट्टे पर रोली, चावल और हल्दी डालकर उसे मेहमानों के बैठने की जगह पर ले जाकर रख देती है। कुछ ही देर में वो तीनों मेहमान भी घर पहुंच जाते हैं। आइए जी, पधारिए, हमें आपका ही इंतजार था। जी शुक्रिया। श्याम भाई कहाँ है? वो ना बस आते ही होंगे, तब तक आप बैठिए ना। जैसे ही वो तीनों अपनी जगह पर बैठते हैं तो सामने पूजा किए सिलबट्टे को रखा देख असमंजस में पड़ जाते हैं। और बहन, ये सिलबट्टे की पूजा कर इसे यहाँ क्यों रखा है? क्या ये आपके यहाँ का कोई रिवाज है? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे पति की मन्नत है, इसलिए पूजा की है। हैं? सिलबट्टे पर कैसी मन्नत? मेरे पति ने मन्नत ली है कि वो अपने मेहमानों को खाना परोसने से पहले इस सिलबट्टे से 3 बार उनके सिर पर मारेंगे। राधा की ये बात सुन तीनों मेहमानों के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती है, जिसे देख राधा मन ही मन हंसती हुई उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, ज्यादा तेज नहीं मारेंगे, बस 3 बार जरा सी थपकी। और ये सुनते ही तीनों मेहमान डर से कांपते हुए
तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। अरे अरे, आप सब उठ क्यों गए? मेरे पति बस आते ही होंगे, फिर सब साथ में खाना खाइएगा। अरे जी नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। ये कहकर तीनों मेहमान बिना एक पल की और देरी किए घर से बाहर भाग जाते हैं। जिन्हें जाते हुए घर के अंदर आता श्याम देख लेता है। अरे वाह राधा, उन तीनों मेहमानों ने तो बड़ी जल्दी खाना खा लिया। नहीं ना, बिना खाए ही चले गए। अरे वो क्यों? क्योंकि वो खाने से पहले मुझसे ये सिलबट्टा मांग रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि मेरी माँ ने दिया है, मैं नहीं दे सकती। बस फिर वैसे ही चले गए। राधा की बात सुन श्याम गुस्से से लाल होकर उस पर चिल्लाने लगता है। तुम पागल हो क्या? मेहमान को नाराज कर दिया। मेहमान जो मांगे उन्हें वो देना हमारा फर्ज है। इतनी सी बात तुम्हें कब समझ में आएगी? मैं अभी उन्हें ये सिलबट्टा देकर वापस घर में ले आता हूं। तुम खाना तैयार रखना। अब श्याम सिलबट्टा उठाए घर से बाहर निकल जाता है और मेहमानों को ढूंढना शुरू कर देता है, जो उसे पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं। श्याम उनके पास पहुंचने ही वाला होता है कि वो उसे सिलबट्टे के साथ आता देख दोबारा भागना शुरू कर देते हैं, जिस पर श्याम भी उनके पीछे भागने लगता है। अरे रुको, मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूं। अरे आप लोग रुको तो सही। अरे भाई, ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। अरे जुबान कम और पैर तेज चलाओ। वो तीनों पिटाई के डर से और ज्यादा तेज भागने लगते हैं। इसी तरह तीनों मेहमान आगे आगे और श्याम सिलबट्टे के साथ उनके पीछे पीछे पूरे गांव में घूमते हैं, जिससे धीरे धीरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि श्याम दयालु और उदार इंसान तो है, लेकिन अब से वो किसी की भी मेहमान नवाजी से पहले सिलबट्टे से 3 बार उसके सिर पर मारेगा, जिसके प्रभाव से अब लोग उसके घर खाने पर आना बंद कर देते हैं। मैं तो उन्हें सिलबट्टा देने जा रहा था और लोगों को लगा कि मैं मार रहा हूं। कितना बड़ा बेवकूफ हूं। अब मेरी ही वजह से कोई यहां खाने पर आने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह राधा अपनी होशियारी और सिलबट्टे की मदद से श्याम के मेहमानों वाली आदत से छुटकारा भी पा लेती है और घर की शांति भी भंग नहीं होती। जरूरी नहीं कि हर जंग हथियार से ही लड़ी जाए। कुछ के लिए सिर्फ दिमागी चाल ही काफी होती है, और अगर शांति के साथ अच्छे से दिमाग लगाकर सोचा जाए तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान मिल ही जाता है। चालबाज बहू। लुधियाना की रीटा की जिंदगी बड़े ही मजे से गुजर रही थी। आस पड़ोस से लेकर नाती रिश्तेदार सभी रीटा को बड़ा मानते थे। वो सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती। अरे बहन, ये लो कढ़ी बनाई थी मैंने, सोचा तुम बीमार हो तो तुम्हारे घर के लिए भी बना दी, खा लेना। सभी रीटा की तारीफ करते हैं। रीटा की ममेरी बहन कहती है, रीटा, तुम्हारा लड़का तो बहुत बड़ा हो गया है, उसकी शादी की नहीं सोची? सोच तो रही हूं, लेकिन ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा जो कमाता धमाता ही नहीं है। ये तो है। तू उसे समझाकर किसी काम पर क्यों नहीं लगाती? अरे क्या करूं बहन, समझाती तो बहुत हूं लेकिन समझता ही नहीं। किसी तरह कहीं काम पर लगा भी दो तो 2-4 दिनों में ही काम छोड़कर वापस आ जाता है। कहता है खुद का काम करना है। अगले दिन रीटा का बेटा मयंक कहता है, माँ, ये नेहा है, मैं इससे प्यार करता हूं और इसी से शादी करूंगा। अब लेकिन नेहा बेटा, ये तो काम ही नहीं करता, तुम खाओगी क्या? माँ जी, आप जो खाएंगी वही मैं भी खा लूंगी, लेकिन शादी तो मयंक से ही करूंगी। रीटा नेहा और मयंक की शादी करवा देती है। हे जी, देखिए तो, ये हमारा भाग्य है कि शहर की इतनी प्यारी पढ़ी लिखी लड़की हमारी बहू बनी। हाँ रीटा, सही बोल रही हो, वरना कौन बिना काम धाम के लड़के से शादी करता है। नेहा सारा दिन घर में रहती और सास को देख देख कर जलती कुड़ती रहती। अरे नेहा, तू तो बहुत लक्की है जो इतनी अच्छी सास मिली, माँ की तरह तेरा ख्याल रखती है। नेहा बिना मन के हंसकर निकल जाती है। आए दिन नेहा को उसकी सास की तारीफ सुनने को मिलती। मयंक, तुम्हारी मम्मी बहुत चालाक है, सबको सम्मोहित करके रखी हुई है। कोई मुझसे पूछे कितनी झूठी औरत है तुम्हारी माँ। अच्छा,
कैसी, क्या झूठ बोल रही थी? अरे जिसे देखो वो कहता है तुम किस्मत वाली हो कि अच्छी सास मिली। क्या तुम लोग किस्मत वाले नहीं हो जो मैं मिली तुम लोगों को? अरे लेकिन यार, तुम्हें तो कोई जानता नहीं ना। तुम्हें तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि तुम भी उतनी ही अच्छी हो जितनी की माँ है। उतनी? ना जी ना, मैं तो उनसे कहीं ज्यादा समझदार और गुणी हूँ। नेहा अपनी माँ को फोन कर सारी बात बताती है। अरे देख, तुझे सबके सामने अपनी सास को गलत साबित करना होगा। अगले दिन नेहा हाथ में टूथपेस्ट लगाकर घर के बाहर खड़ी होती है कि पड़ोसन उससे पूछती है, अरे नेहा बेटा, क्या हो गया? ताई क्या बोलूं मैं? मेरी सास से मत कहना ताई जी, मेरी सास ने गुस्से से जला दिया। मैं नहीं मानती, रीटा तो बड़ी ही भली औरत है। मेरा पति कोई काम नहीं करता ना, सारा सारा दिन ताने देती रहती है, कहती है तुझे खाना तभी दूंगी जब घर का सारा काम करेगी। पड़ोसन को नेहा पर तरस आ जाता है। वो सब जगह नेहा की कही बात फैला देती है। एक पड़ोसन दूसरी से कहती है, रीटा तो बड़ी ही खराब औरत निकली। हाँ हाँ, देखो तो कैसे बहू पर जुल्म करती है। नेहा के घर रीटा की भाभी आती है। अरे मामी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा। कहाँ है रीटा? घर में नहीं है क्या? उसे तो मैंने कहा था कि मैं आ रही हूँ। अब क्या बताऊँ मामी जी, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन फिर भी मैं रुकी कि आपको घर आना है। मम्मी जी को तो कोई फिक्र ही नहीं है। तभी तो देखिए ना कि पता था आप आने वाली है, फिर भी चली गई घूमने। अरे ये तो बुरी बात है। अच्छा नेहा, मैं जा रही हूँ। रीटा आए तो बोल देना कि भाभी नाराज होकर चली गई हैं। रीटा वापस आती है तो उसे भाभी नहीं मिलती। अरे नेहा, तूने रोका नहीं मामी को? बोला नहीं कि मंदिर गई हूं मैं? अरे मम्मी जी, मैंने तो उन्हें बोला कि आप बस आ ही रही हैं, लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। मामी भी सभी रिश्तेदारों में रीटा की बुराई फैला देती है। अब जो रीटा सबकी लाडली हुआ करती थी, वो सबकी आंख में खटकने लगी। रीटा को समझ नहीं आता था कि जो पड़ोसी उसे हमेशा प्यार से बुलाते थे, वो उसके सामने आते ही दरवाजा क्यों बंद कर देते हैं। जो रिश्तेदार उसे इतना प्यार करते थे, वो उसे अब फोन तक नहीं करते। एक दिन रीटा के पास उसकी भाभी का फोन आता है। तू तो बड़ी हो गई रीटा। अरे ना भाभी ना, तुम तो माँ जैसी हो मेरे लिए, मायका तुमसे ही तो है, लेकिन तुम भी पता नहीं क्यों नाराज हो मुझसे। रीटा को उसकी भाभी सारी बात बताती है। रीटा उसे समझाती है कि कैसे वो नेहा बहू को बताकर वहां से गई थी। दोनों के बीच गिला शिकवा खत्म हो जाता है। रीटा समझ जाती है कि नेहा ने ही उसकी बुराई पड़ोसियों से भी की होगी। रीटा सबके घर जाकर बात करती है, जहां उसे पता चलता है कि नेहा ने ढेर सारी झूठी बातें कर रखी है। रीटा सोच लेती है कि वो नेहा को सबक सिखाकर ही रहेगी। नेहा, तेरे ससुर जी रिटायर हो रहे हैं, तो अब तू और मयंक कहीं और घर देख लो। अरे कैसी बातें कर रही हैं सासू माँ, ये तो कोई काम नहीं करते, हम कहाँ जाएंगे। तभी वो पड़ोसन आ जाती है। अरे नेहा, अच्छा ही तो है, तेरी ऐसी सास से छुटकारा मिल रहा है जो तुझे बात बात पर जला देती थी ना। घर जरा जल्दी खाली कर देना नेहा, मयंक से भी बोल देना। नेहा को समझ आ जाता है कि सास को सब पता चल गया है। वो उसकी पैर पकड़ लेती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी।